वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसी में ही हम आगे चलेंगे। लेक्चर 8 है जो हमारे, अब उनके हम क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या थी। लास्ट लेक्चर में तो हमने क्या तय किया था कि उनका प्रारूप समिति का गठन वगैरह कब हुआ था, उनकी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कौन अध्यक्ष चुने गए थे, कौन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब इस लेक्चर में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो लिखित एवं विस्तृत संविधान है, यानी कि जो हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। और जो सबसे पहले जो संविधान अपनाया गया था लिखित रूप में वो कहाँ पे था, वो अमेरिका के अंदर अपनाया गया था। जबकि जो यूके का संविधान है वो आज तक भी मतलब कि वो अनकंडीशनल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जैसे जैसे घटनाएं घटती जाती हैं वो उसको ऐड करते जाते हैं। जैसे कि मैं इसका आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। अभी 2019 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड के अंदर। तो वो फाइनल फाइनल मैच था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। तो आपने देखा होगा कि वो मैच टाई हो जाता है, और टाई के दौरान क्या होता है कि उसमें एक सुपर ओवर खेला जाता है, लेकिन सुपर ओवर के अंदर भी टाई हो जाता है। तो अब उस उस दौरान जो क्रिकेट के नियम थे वो ये थे कि बाउंड्री के हिसाब से उसमें विनर को घोषित किया जाता था। लेकिन जब बाद में वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तो इस बात का काफी ऑब्जेक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि ये चीज सही नहीं थी, कि मतलब कि आप कैसे किसी को बाउंड्री के बेस पर इतना बड़ा टूर्नामेंट जिता दोगे, विनर घोषित कर दोगे। तो अब उसमें चेंज किया गया। अब उसमें क्या चेंज आया कि अगर मान ले कोई मैच आपका टाई हो जाता है, वो सुपर ओवर में जाता है, तो वो सुपर ओवर तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक किसी विनर का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि यूके का संविधान भी यही है कि जैसे जैसे उसमें परिस्थिति आती है वो उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। तो हम अपने संविधान की बात करते हैं जो 1950 में जो ये बना था, तो उसके अंदर प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, परिशिष्ट और शब्द, ये काफी याद रखना कि 1950 में जो प्रस्तावना थी वो 1 थी, भाग 22 थे, अनुच्छेद कितने थे 395 थे, अनुसूचिया कितनी थी 8 थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1950 का जो संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, इसमें 8 अनुसूचियां थी। और परिशिष्ट उसमें कुछ नहीं था, और लगभग उसमें कितने शब्द थे, उसमें लगभग 80,000 शब्द थे। भी पूछा जाता है। परिशिष्ट होता है अपेंडिक्स, आपने कोई बुक देखी होगी, बुक के पीछे जो अपेंडिक्स दिए रहते हैं उसे बोलते हैं परिशिष्ट। वर्तमान में क्रमांक की दृष्टि से प्रस्तावना एक ही है, भाग 22 है, अनुच्छेद 395 हो गए हैं, अनुसूचियां बढ़कर 12 कर दी गई हैं, और परिशिष्ट भी कितने हो गई हैं 5 हो गए हैं, और शब्द लगभग 1,17,369 शब्द कर दिए गए हैं। अगर हम इनकी गणना की दृष्टि से बात करें तो प्रस्तावना एक है और 25 भाग हैं, और अनुच्छेद 444 से 446 के बीच में अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो टिक कर देना। लेकिन कब, जब वो कहीं गणना की दृष्टि से। अनुसूची अभी भी 12 बनी हुई है गणना की दृष्टि से, परिशिष्ट 5 है, और शब्द 1,17,000 से बढ़कर लगभग 1,45,000 हो गए हैं। तो ये क्रमांक की दृष्टि से और ये गणना की दृष्टि से है। क्रमांक की दृष्टि से 22 है और गणना की दृष्टि से 25 है। अनुच्छेद कितने हैं 395, और गणना की दृष्टि से 444 से 446 है। अनुसूचियां हैं 12 और गणना की दृष्टि से भी 12 है। परिशिष्ट भी 5 है, यह भी 5 है। लेकिन जो 1950 में बना था वहां पर 8 अनुसूचियां थी और लगभग 80,000 शब्द थे। जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि जो हमारा संविधान है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इतने विस्तृत आकार का होने के इसके कारण क्या है, उसके कुछ ये कारण है कि इसमें 60 से अधिक देशों के संविधान के तत्व लिए गए हैं। यानी कि हमने अमेरिका से वो फंडामेंटल राइट्स ले लिए, और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कहाँ से ले ली, हमने रूस से ले ली, और हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से ले लिए। तो इस तरीके से ये लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान है। जैसे कि आपातकालीन जो लगाया जाता है हमारे देश में, कहाँ से लिया गया है, वो जर्मनी से लिया गया है। तो ऐसे ही कभी मतलब कि कुछ कुछ उनसे उठाकर वो लिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रावधान का विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना, भविष्य की समस्याओं का भी यहाँ पर समाधान पहले से ही किया गया है। संघ के साथ राज्य और स्थानीय शासन संबंध प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। भारत का विस्तृत आकार, सांस्कृतिक, भाषीय और भौतिक विविधता के कारण भी इन सबको इसमें ऐड किया गया है। मूल अधिकारों और कर्तव्य के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण होते क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे कि ये हमारा भारत है और ये इसके क्या हैं,
ये इसके राज्य हैं, इसके ये इसके राज्य हो गए। तो ये राज्य क्या कर सकते हैं कि ये भारत के अंडर में आ गए, यानी कि भारत क्या है, भारत एक संघ यूनियन है। तो मतलब कि ये राज्य टूट तो सकते हैं लेकिन ये भारत से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन यूके में क्या है, आपने देखा होगा कि वहां पर जो वो राज्य हैं वो क्या है, राज्य जो है मतलब कभी भी इंग्लैंड को छोड़ सकते हैं, यानी कि यूके को वो छोड़ सकते हैं, यानी कि वहां पर क्या है, वहां पर एकात्मक लक्षण है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भारत के राज्य हैं ये राज्य आपस में मतलब कि टूट तो सकते हैं, एक राज्य से दूसरा राज्य तो बन सकता है लेकिन ये भारत से बाहर नहीं जा सकते। और यही चीज क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ है अमेरिका में क्या है, अमेरिका में ये है कि वहां पर एक अमेरिका अमेरिका के अंदर 12 स्टेट्स है, यानी कि वो अपने आप में ही एक देश है। तो वहां पर भारत के अंदर क्या किया गया है, भारत के अंदर यूके और यूएसए दोनों की क्वालिटीज को इन्वॉल्व किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि जो हमारे भारत के राज्य हैं वो आपस में टूट तो सकते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तो बन सकता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन सकता है, लेकिन वो भारत के बाहर नहीं जा सकते, यानी कि वो किसी और देश, वो अपने देश का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन यूके के अंदर ऐसा है कि वो कभी भी इंग्लैंड को छोड़ सकते हैं, जैसे कि यूएसएसआर टूट गया था। ऐसे ही अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हैं वो यानी कि वो अपने आप में एक नेशन है, लेकिन वो अंडर में किसके आते हैं, वो यूएसए के अंडर में आते हैं। जब तो बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि वो उन स्टेट का मिला के अमेरिका है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो संघात्मक लक्षण क्या होते हैं, उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, लिखित संविधान होता है, अनियमितता यानी कि दृढ़ता होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और द्विसदनीय संसद होती है। एकात्मक लक्षण क्या है, वहां पर राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, आपातकालीन उपबंध होता है, जैसे कि आपने देखा हो कि हमारे अलग हर स्टेट में राज्यपाल होते हैं और कभी भी वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। राज्य सूची के विषयों पर विशेष परिस्थितियों में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, वो संसद के पास है, और ये काफी नम्यता है। जैसे कि मैंने बताया था अनियमितता का मतलब दृढ़ता, यानी कि जो वे हमारे स्टेट हैं, ये हमारे भारत के अंदर जो स्टेट हैं ये टूट तो सकते हैं लेकिन ये भारत से बाहर नहीं जा सकते, किसी कीमत पर बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये पहले ही संविधान में डिक्लेयर हो चुका है। अब आती है सातवीं अनुसूची, शक्ति का बंटवारा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि शक्ति का बंटवारा कौन सी अनुसूची में, तो वो सातवीं अनुसूची में आता है शक्ति का बंटवारा। तो इसके तीन है, एक तो संघ यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, समवर्ती जो दोनों के पास है। तो जो यूनियन है उस पर हमारी सेना और रेल के जो भी डिसीजन होंगे उस पर कानून कौन बनाएगी, उस पर हमारी यूनियन कानून बनाएगी। और जो पुलिस और सड़क है इस पर कानून कौन बनाएगी, इस पर राज्य बनाएगी। और संघ राज्य यानी कि समवर्ती जिस पर दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। तो याद रखना है पुलिस और सड़क किसके अंडर में आते हैं, ये राज्य कानून बना सकती है इन पर, और सेना और रेल पर कौन बनाएगी, इस पर सेंट्रल कानून बनाएगी। और कुछ कानून ऐसे हैं जो दोनों राज्य यानी कि समवर्ती से बना सकते हैं, वो बिल्कुल मान्य होंगे, उस पर राज्य भी बना सकता है और सेंट्रल भी बना सकता है। जो हमारी अवशिष्ट शक्ति है, जो छोटे विषय हैं, वो अंतरिक्ष विज्ञान जैसे कि वो किसके अंडर में आते हैं, वो प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। जैसे कि इसरो किसके अंडर में है, वो प्रधानमंत्री के अंडर में है। भारत में किसके पास है, ये संघ सरकार के पास है। मतलब कि ये छोटे विषय हैं, जैसे कि मैंने बताया अंतरिक्ष विज्ञान वाला किसके पास चला गया, वो भारत में संघ सरकार के पास चला गया। इनकी जो भी वर्तमान में सरकार होगी वो उसके अंडर में काम होगा। लेकिन अमेरिका में किसके पास है, अमेरिका में राज्य के पास है, जैसे कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया वगैरह, वो सब क्या है, वो अपने आप में एक स्टेट है। स्टेट मतलब वो एक नेशन है। तो अमेरिका में राज्य के पास है, भारत में संघ सरकार के पास है। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को याद कर लेना, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति मौजूद है। किसने कहा था, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। भारतीय संविधान अर्ध परिसंघात्मक है, यानी कि वो परिसंघात्मक क्या है, अर्ध है। तो ये किसने कहा था, ये प्रोफेसर केसी हवियर ने कहा था। संविधान न तो शुद्ध रूप से संघीय है और ना ही एकात्मक है, ये दोनों का संयोजन है। ये किसने कहा था, प्रोफेसर डी बसु ने कहा। जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि इसमें अमेरिका के भी लक्षण है और यूके के भी लक्षण है। भारतीय संविधान परिसंघीय, यही किसने कहा था, ये राज मन्नार समिति और सरकारिया समिति ने कहा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय किसने कहा था, तो ये राज मन्नार जो समिति और सरकारिया समिति थी उसने कहा था। होमवर्क है, प्रारंभिक संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में आता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।